अगर आप रेगुलर बेसिस पे आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो किसी भी आईपीओ में जो है लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मैं किसी एक पर्टिकुलर आईपीओ की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं कि आईपीओ के दिन जो है आईपीओ के लिस्टिंग पे अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो आपको आईपीओ की लिस्टिंग पे जो है लिस्टिंग डे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए हमने ये देखा है कि अभी जो है काफी सारे आईपीओ जो है वो आ रहे हैं रेगुलर टर्म में, और दिसंबर 2025 में जो है बहुत सारे आईपीओ जो है वो इनलाइंड है और वो मार्केट में कभी भी ओपन हो सकते हैं, बड़े साइज के आईपीओ। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब भी आपको कोई आईपीओ की अलॉटमेंट हो, ठीक है, चाहे उसमें अच्छा खासा जो रिटर्न है वो आ रहा हो 40%, 50%, 100%, चाहे उसके अंदर कम जो है रिटर्न आ रहा हो 10%, 15%, 20-30%, ठीक है, उस जो परसेंटेज आ रहा है ना प्रॉफिट का, उसको आप कम मत समझिए। ठीक है, उसको आप लिस्टिंग वाले दिन आप बुक कर दीजिए। ठीक है, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पर्टिकुलरली इसी फिलॉसफी पे जो है वो काम कर रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि आप जो है उसको रख लेते हैं और फिर वो बाद में जो है उसकी जब जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, बड़े जो क्यूआईबी इन्वेस्टर होते हैं, उनका जब लॉक इन पीरियड खुलता है तो उसके अंदर हैवी सेलिंग आती है, तो वो जो है वो नीचे चले जाते हैं और फिर वो काफी टाइम लेते हैं ऊपर आने में। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक से थोड़ा सा लगाव है तो आप उसके अंदर चाहे प्रिंसिपल अमाउंट की सेलिंग करके चाहे प्रॉफिट वाला पार्ट जो है वो रख लीजिए। ठीक है, ये भी कंसेप्ट पे आप कर सकते हैं काम। सपोज आपको क्या है 15,000 रुपए का आपने आईपीओ लगाया, उसमें 5,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको टोटल जो अभी कैपिटल आ रही है आपकी, ठीक है, 15,000 रुपए इन्वेस्टेड और 5,000 रुपए प्रॉफिट, तो टोटल कैपिटल हुई 20,000। तो आप क्या करिए 15,000 का जो माल है वो बेच दीजिए और 5,000 का जो प्रॉफिट है उसका माल आप रख लीजिए। ठीक है, इस कंसेप्ट पे भी आप काम कर सकते हैं, बट आप इस पे भी काम कर सकते हैं कि आप 20,000 का माल जो है वो बेच के आप उससे बाहर आ जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो पैसा है वो स्टक नहीं होगा। आने वाले टाइम में जितने भी आईपीओज आ रहे होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो फंड है वो जो है रोटेट कर रहा है, मतलब एक आईपीओ से दूसरे आईपीओ में, दूसरे आईपीओ से तीसरे आईपीओ में, तीसरे आईपीओ से चौथे आईपीओ में। तो इस तरीके से जो है वो साइकिल चल रही है, आप कहीं भी आप और आपका पैसा जो है वो स्टकअप नहीं रहा। और साथ में आप क्या करिए, जितने भी डीमेट अकाउंट से अभी आप पैसे लगा रहे हैं, आईपीओ की जो एप्लीकेशन है वो लगा रहे हैं, सपोज एक या दो से, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप एक या दो से नहीं, आप जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, आपके घर में आप हैं, आपकी वाइफ है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, इन सबके डीमेट अकाउंट से जो है वो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा के आप जो है एप्लीकेशन लगाएं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मेरे घर में टोटल 6 लोग हैं, मैं हूं, मेरी वाइफ है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, और मेरे 2 छोटे बेटे हैं। ठीक है, तो मेरे घर में मेरे टोटल 8 अकाउंट है, 8 अकाउंट। ऐसा नहीं है कि 6 लोग हैं तो 6 अकाउंट, नहीं, मेरे पास टोटल 6 लोगों के अगेंस्ट में 8 अकाउंट है। अब 8 अकाउंट कैसे, 6 तो हम लोग हो गए, तो 6 डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिए मैंने, अपना, वाइफ का, मम्मी का, पापा का और दोनों बेटों का। ठीक है, माइनर के भी डीमेट अकाउंट खुल जाते हैं, जिसके बेसिस पे आप उनको उनकी आईपीओ लगा सकते हैं उसके, और वो आईपीओ आप बेच भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माइनर के डीमेट अकाउंट में अगर आपने आईपीओ लगाया तो वो आईपीओ बेच नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको आईपीओ को बेच भी सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट बात ये है कि जो मेरे टोटल 6 फैमिली मेंबर है, बट 8 मेरे डीमेट अकाउंट कैसे हैं। एक, मैंने अपना एचयूएफ का डीमेट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, मतलब पहले मैंने एचयूएफ के लिए पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, ठीक है, पैन कार्ड बनने के बाद मैंने एक एचयूएफ का अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, और फिर मैंने एक अपने फादर साहब का जो है उनका भी अपना एचयूएफ का पैन कार्ड बनवा के उनका भी एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाया हुआ। तो इस तरीके से जो है मेरे पास टोटल 8 जो है वो डीमेट अकाउंट है, जिनसे मैं जो है रेगुलर टर्म में आईपीओ की अलॉटमेंट मेरे को मिलती भी रहती है और मैं अप्लाई भी करता रहता हूं और मैं उसकी सेलिंग भी करता रहता हूं। ठीक है, मतलब साथ के साथ अलॉटमेंट हुई, अलॉटमेंट के बाद आपको लिस्टिंग पे आपने बेच दिया, फिर उसके बाद अगला आईपीओ आया, अगले आईपीओ में आपने फिर से अप्लाई किया, आपको अलॉटमेंट हुई, ठीक है, फिर आपने उसको लिस्टिंग पे बेच दिया। अगर अलॉटमेंट नहीं हुई तो चुपचाप बैठे हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे को भी 8 एप्लीकेशन में से अलॉटमेंट मिले ही मिले, मतलब मेरे साथ भी ऐसे सीन होता है कि मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलती, बट फिर भी मैं आई कीप ऑन अप्लाइंग द आईपीओस एंड आई गॉट गुड प्रॉफिट फ्रॉम अप्लाइंग आईपीओस। ठीक है, तो मैं अलग अलग कैटेगरीज में आईपीओ लगाता रहता हूं, ठीक है, कभी स्मॉल एचएनआई में, कभी बिग एचएनआई में, कभी रिटेल में। तो इस तरीके से फंड की जो अवेलेबिलिटी होती है तो उसके हिसाब से मैं आईपीओ की एप्लीकेशन लगाता हूं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है लिस्टिंग पे कोई भी आईपीओ हो उससे आप इमोशनली अटैच ना होके आप उसको लिस्टिंग पे आंखें बंद करके सेल कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा हो रहा है तो थोड़े बहुत शेयर उसके रख लीजिए, फिर आप वो जो फंड है उसको आप स्टकअप ना करके आप उसको, और जो आने वाले टाइम में आईपीओस है, दिसंबर 2025 में बहुत सारे आईपीओस आने वाले हैं और ये चीज तो चलती रहेंगी। देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अभी अनलिस्टेड हैं, ठीक है, उनको सबको लिस्ट होना है तो उसके लिए उनको आईपीओ लेके आना ही पड़ेगा।
तो इस तरीके से जो है आईपीओ आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, कभी कम आएंगे कभी ज्यादा आएंगे, बट आपको जो है अपना पार्टिसिपेशन जो है वो रखना है। पार्टिसिपेशन तभी हो सकता है जब आपका फंड जो है वो फ्री रहे। फ्री होगा फंड तो आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। जब अप्लाई करेंगे अलॉटमेंट मिलेगी, फिर आप उसको लिस्टिंग पे सेल करके फिर आप उसको फ्री कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस साइकिल पे जो है वो काम करिए। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपका पैसा ग्रो होगा और आपकी जो मल्टीपल एप्लीकेशंस है वो आपको बहुत हेल्प करेंगी टू गेट अलॉटमेंट इन एनी आईपीओ। थैंक यू सो मच।